एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डार्क रूम। मैं हूं बुशरा खान और उम्मीद है कि आप सब मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। द डार्क रूम का मकसद है कि आपके साथ तमाम इन्फॉर्मेशनल चीज़ें शेयर करें जो कि इससे पहले आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा है, दिल दहला देने वाला टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा गहरा और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि अक्सर आप सब ये सोचते होंगे कि आखिर लावारिस लाशों का होता क्या है, उनकी तदफीन कैसे होती है, उनके कफन दफन का इंतज़ाम कैसे किया जाता है, वो जिनको मिलती हैं वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसमें क्या मेल की तादाद ज़्यादा होती है या फीमेल्स की, या हम कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ भी होते हैं। आखिर ये सब मामला क्या है और इनको कहाँ पे दफनाया जाता है? क्या इनका कोई अलग सा कब्रिस्तान है, या कुछ अरसे बाद लावारिस लाशों में से अगर किसी एक लावारिस लाश के कोई घर वाले आके इसको आइडेंटिफाई करना चाहे तो तब क्या मामला तय पाते हैं, किस तरह से होता है, सब जानते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मिस्टर जलाल फैसल, जो कि इंचार्ज है ईदी फाउंडेशन लाहौर जोन के। इनसे जानेंगे कि आखिर ईदी फाउंडेशन लावारिस लाशों को किस तरह से मैनेज करता है और उनकी किस तरह से देखभाल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द डार्क रूम। फैसल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ईदी फाउंडेशन में आप एज एन इंचार्ज काम करते हैं, लाहौर जोन के एरिया को आप कवर करते हैं। जब हम बात करते हैं लावारिस लाशों की, ये बताएं कि लावारिस लाशों की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उनको आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बिल्कुल, ये जो सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन का, इनका ये रिसेंटली 2024 के अंदर तकरीबन इसी रवां साल के अंदर स्टार्ट हुआ है लाहौर के अंदर। तो पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ये पहले एक रवायती तरीका था कि फोरेंसिक होता है, इश्तहार दे देते हैं शुरू होगा और उसके वर्षा अगर अखबार देख लिया तो उसके वर्षा आ जाते हैं और फिर वो उसकी शनाख्त हो जाती है, और ये बिल्कुल रेयर केसेस होते हैं। लेकिन 2015 में फैसल ईदी ने कराची के अंदर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है लावारिस डेड बॉडीज़ मिलती हैं। तो उन्होंने 2015 में इनिशिएटिव लिया कि इनका कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। फिर वो नादरा के साथ मिलके उन्होंने कि बायोमेट्रिक का सिस्टम स्टार्ट किया। तो अगर मैं बात करूँ, कराची के बाद सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज़ लाहौर के अंदर मिल रही हैं, जो एक बड़ी तादाद बन जाती है। मतलब एक हफ्ते में आपको कितनी डेड बॉडीज़ मिलती हैं? अगर एक हफ़्ते की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर कभी हम 15 दफना रहे होते हैं, कभी 12 डेड बॉडीज़ लावारिस दफना रहे होते हैं। और कभी ऐसा हुआ किसी हफ्ते आप लोग को जो डेड बॉडी से कम मिली हो, या हर हफ्ते आप लोग को एक्सपेक्टेशन होती है कि मिलनी है? मिलनी, अब हफ्ते की बात करें, हमें डेली मिल रही होती हैं। डेली कितनी? डेली 2-3, कभी बढ़ भी जाती हैं। कल की बात करें तो 3 थी। मतलब कल आपको 3 मिली? हाँ, कल हमें पिछले हफ्ते कितनी तादाद थी लाहौर में जो मिली है आपको लावारिस लाशें? वीक की बात कर रहे हैं जी। वीक में तकरीबन अगर 8 दिन है तो 15-16 ये रेशो होती है। तो ये बताएं सबसे ज़्यादा तादाद लावारिस लाशों की मेल्स की होती है या फीमेल्स की? जी, इसमें मेल्स हैं और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस साल ख़वातीन की तादाद भी है इसमें। यंग है या क्या, कौन सी एज की आपको? ख़वातीन में ज़्यादातर 40 उससे अबव है। तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं लावारिस लाशों की, तो आप लोग को कैसे पता चलता है, ईदी फाउंडेशन कैसे इसको एग्जामिन करता है कि मौत की वजह क्या थी लावारिस लाशों की? पहले मैं उसका जवाब दे दूँ। बायोमेट्रिक जो सिस्टम था कि हम शनाख्त कैसे होती है। बेसिकली जो शनाख्त है डेड बॉडी की, वो होती ऐसे कि हम जितना भी इस लावारिस डेड बॉडीज़ को, सबसे पहले 2-3 स्टेप है इसके। लावारिस डेड बॉडी के मिलने से लेके दफनाने तक बीच में मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं। वो ये है कि सबसे पहले हमें कॉल आती है हमारे एमरजेंसी नंबर पे 115 पे कि ये फ़लाँ जगह है, यहाँ से लाहौर की ये जगह है, यहाँ से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, आगे इसको उठा लें। और ये काफ़ी दफ़ा पुलिस पहले पहुंच जाती है, फिर भी हमें कॉल कर देती है। कभी जाके हम कॉल करते हैं पुलिस को, पुलिस आ जाती है। हम पुलिस के ही मदीयत के अंदर उस डेड बॉडी को वहाँ से उठाते हैं, क्योंकि फोरेंसिक होता है, पूरा सीन जो है स्कैन किया जाता है, कोई शवाहिद मिलने हैं, ये क्या मर्डर है या ड्रग से इसकी हिलाकत हुई है। इसको आप खुद ही एग्जामिन करती है? हम नहीं करते। हमारा काम वहाँ पे ये होता है, उठाने से पहले हमारा काम वहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड करना है और उसको अच्छे तरीके से ले जाके पैक करके उसको डेड हाउस में छोड़ना होता है। ये जितनी भी फोरेंसिक वगैरह या एविडेंस करने हैं, ये पुलिस ने करने होते हैं, फोरेंसिक टीम होती है, उन्होंने करने होते हैं। जब हम ये मुकम्मल हो जाता है, हम इसको डेड हाउस में ले जाते हैं। जो डेड बॉडीज़ होती हैं जिनकी जो पोस्टमार्टम के काबिल होती हैं,
अब जब लावारिस डेड बॉडीज़ की बात आ रही है तो कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ होती हैं जिनकी शनाख्त ही नहीं होती है, लावारिस है और ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है। कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कोई 6-6, 5-5, 4-4 दिन की डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, वो गल गई होती हैं और उनके अंदर वो मसख शुदा डेड बॉडीज़ होती हैं, यानी कि आप अगर नहीं देख सकते उन डेड बॉडीज़ को, मैं ये कह सकता हूँ, तो बिगड़ चुकी होती हैं, तो उनको फिर शनाख्त नहीं हो, उनका पोस्टमार्टम नहीं होता, क्योंकि हर बॉडी का जो पुलिस की कस्टडी में जाती है वहाँ डेड हाउस, उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी होता है। तो ये बताएं सबसे ज़्यादा वजूहात क्या होती है लावारिस लाशों की मौत की? सबसे ज़्यादा वजूहात ड्रग है, जो नशा करते हैं लोग। मेल्स की तादाद, मेल्स बहुत ज़्यादा, मेल हाँ तक हर साल ये डाटा जो है बढ़ रहा है। पिछले साल कम था तो इस साल भी 500 होने वाला है, अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बताएं जब हम बात करते हैं सर्द खाने की, आपने कहा कि आप बॉडी को पैक करके सर्द खाने भिजवा देते हैं जी, तो कोई ऐसा वाकया जो खौफनाक हो, जब बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स की अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होती हैं, तो कोई ऐसा वाकया शेयर करें? देखिए, ये जो ये ईदी फाउंडेशन का जो स्टाफ होता है, हम लोग जो हैं ये तकरीबन जब यहाँ पे आए हुए हैं तो हम शुरू से ही इस तरह की डेड बॉडीज़ उठा रहे होते हैं। अगर आप बात करें कि गटरों से डेड बॉडीज़ निकालनी है, वो भी हम निकाल रहे होते हैं। बम ब्लास्ट में कटी पिटी डेड बॉडी हैं, वो भी हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो इस तरह के वाक़े बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, कराची डेड हाउस का ही है। तो वहाँ पे हमारा स्टाफ ऐसा भी है जो सर्द खाने के अंदर डेड बॉडीज़ के साथ ही सो जाता है। साथ सो जाते हैं? साथ सो जाते हैं, पूरी पूरी रात सर्द खाने में गुजारते हैं। हाँ, जब उनको ज़्यादा सर्दी लगती तो बाहर आ जाते हैं, पर तो आराम से, मतलब आराम से। उनके लिए ये नहीं है जैसे एक आम जो है पर्सन है वो डेड बॉडी के पास जाते हुए घबराएगा, लेकिन इतना काम कर चुके होते हैं डेड बॉडीज़ की, तो वो वाली सेंस से या वो फील जो है वो ख़त्म हो जाती है, आदत हो जाती है। तो इस तरह के वाक़े वो सो जाते हैं। तो एक दफ़ा का वाक़या है कि वो सोए हुए थे, तो उसका होता है डेड बॉडीज़ पड़ी हैं या वो अकड़ना शुरू होती है तो हाथ वगैरह निकल आते हैं बाहर। तो इस तरह एक वाक़या हुआ, तो एक हाथ निकल के उसके बंदे के लग गया, वो जो अंदर लेटा हुआ था। तो वो डर गया कि ये डेड बॉडी ज़िंदा हो गई है, तो वो वहाँ से भाग गया बाहर। ये भी वाक़या है। एक वाक़या हमारा एम्बुलेंस सर्विस का है। वो हमारे ड्राइवर थे, वो डेड बॉडीज़ छोड़ने जा रहे थे, तो वो ड्राइवर बेचारे नए आए थे। तो हम अब पता है कि ईदी फाउंडेशन में तो डेड बॉडीज़ का तो वो उनका वर्क है। वो लेके जा रहे थे, तो उनको रास्ते में उनको ऐसे फील हुआ ये जैसे डेड बॉडी हरकत कर रही है। तो अब उनको फील फुल हो गया कि ये डेड बॉडी नहीं, जिंदा बंदा ही है। तो वो जैसे ही उसने फील किया है कि ये ज़्यादा हरकत हुई है, पीछे शीशे में वो चीख मार के बाहर गाड़ी छोड़ के भाग। तो इस तरह के लोग भी जो है वाक़यात होते हैं। अभी मैं रिसेंटली कुछ माह पहले माल रोड पे एक डेड बॉडी थी। वो नशई था, ड्रग लेता था। वो इतनी ज़्यादा डोज हो गई थी कि वो अपनी सेंसेस में चला गया हुआ था और कोई हरकत नहीं कर रहा था। तो पुलिस ने समझा कि ये इसकी डेथ हो गई है। तो हमें भी लगा इसकी डेथ हो गई है, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा था, सोया हुआ है, वेन्स भी नहीं, वो पल्स भी नहीं सही। तो वो उसको उठा के वो हम सर्द खाने छोड़ाएँ। तो जब वहाँ पे कूलिंग माइनस में चल रहा होता है, वो जो सर्द खाने का टेम्परेचर है, तो वो जब उसको ज़्यादा सर्दी लगी है तो फिर उसने उठ के शोर करना शुरू कर दिया। मतलब वो जिंदा था? वो जिंदा था, कोमा में चला गया था, ये कह सकते हैं? कोमा में नहीं, ऐसा कह सकते हैं। ओवरडोज थी, उसको वो सेंसेस में नहीं था, नॉर्मल था। तो आप लोग ने चेक नहीं किया कि हार्ट बीट चल रही है या नहीं? हमने चेक किया, हमें नहीं मिली, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है ना वो स्टाफ जाता है, ड्राइवर होते हैं, वो नॉर्मली चेक कर लेते हैं। लेकिन उनको जब पुलिस कह रही है तो फिर वो थोड़ा चेक किया, उनको मिली नहीं है, क्योंकि इनके जो वेन्स है वो बड़ी मुश्किल मिलती हैं। पाकिस्तान के हालात वैसे भी अनस्टेबल होते हैं, तो कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपने लाइव देखा हो किसी ऐसे की मौत और हवास बागता हो गए हो, आप भी अनकॉन्शियस हो गए हो, मतलब आप बिल्कुल हैरान हो गए हो? जी बिल्कुल, इस तरह के वाक़यात हैं। मैं आपको 2 वाक़यात बताऊंगा जो लाहौर से ही रिलेटेड है। वैसे तो मैंने पूरे पाकिस्तान में ये डील किया हुआ है। नॉर्दर्न पेशावर के एरियाज़ में, केपी में जब हालात ख़राब थे वो थे। और ये एक ऐसे वाक़यात थे 2 जिनको मैं आज तक भुला नहीं सका। एक तो आपने सुना कि दाता साहब का एक ब्लास्ट हुआ था, दाता साहब दरबार पे हुआ था, बल्कि उसी जगह पे 2 हुए थे। तो
एक दरवाजे में हुआ था, एक ऊपर हुआ था। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, रिस्पांस हमने किया वहाँ पे, तो यकीन करें कि इतनी डेड बॉडीज़ थी कि खुद पता ही नहीं चल रहा था हमने करना क्या है। ये मैं अपनी सूरत बताता हूँ कि मैं उस सेंस से आउट हो गया था कि इतना ये क्या हो गया। मतलब कितनी ज़्यादा थी आपके इर्द गिर्द बॉडीज़? इर्द गिर्द बॉडीज़ थी। तो कभी हो जाता है ऐसे कि बंदा सेंसेस में नहीं रहता। फिर मेरे साथियों ने, कोलीग्स ने फिर थोड़ी देर साइड पे मुझे बिठाया, फिर दोबारा थोड़े टाइम के रिकवर कर लिया, लेकिन सही हो गया, फिर अपना काम शुरू कर दिया। एक ये वाक़या था, एक वाक़या हमारा लाइफ से, बाकी इस तरह के 2 वाक़यात हैं मैं आपको बताता हूँ, वो भी बम ब्लास्ट के ही हैं। एक वाक़या हुआ था, याद होगा आपको, यौम अली 21 रमज़ान को करबला गामी शाह के भाई बाला ब्लास्ट हुआ था। उसमें जब फर्स्ट ब्लास्ट हुआ, पहले एक ब्लास्ट हुआ, उस पर ना तो इतना नुकसान हुआ था और ना ही इतना वो था कि हमने, क्योंकि ब्लास्ट हुआ था, हमने रिस्पांस तो करना ही करना था। हम वहाँ पे पहुँचे और हमारी मौजूदगी के अंदर, क्योंकि वो एक जुलूस चल रहा था और हम स्टैंड बाय थे वहाँ बाहर नासिर बाग के पास, तो हम वहाँ पे पहुँचे। तो यकीन करें कि ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे पहुँचे। तो दूसरा ब्लास्ट जब हुआ ना, तो उसमें इतना नुकसान हुआ था कि हर तरफ अंधेरा ही फैल गया, धुआं ही धुआं हो गया। और जब वो ब्लास्ट हुआ तो मैंने अपनी आँखों में, मेरी आँखों में आज भी वो सीन घूमता है कि मेरे सामने बंदे थे, वो उड़ गए। तो उसके बाद वो तो मैं कभी नहीं भुला सकता कि उसमें आपका लाइफ रिस्क में थी और इतना आँखों के सामने होना। और यहाँ तक हुआ कि हम एम्बुलेंस के दरवाजे खोल दिए थे सारे हमने, कि जिनसे बैठना बैठ जाए। और इवन के हमारे जो ड्राइवर था वो भी सेंसेस में नहीं रहा, क्योंकि वो हालात ही वहाँ पे ऐसे दिल दहला देने वाले, मतलब आपके सामने एक डेड ब्लास्ट हो और आपके सामने बंदों के उड़ जाना और ये इतनी हलाकतें हो जाना आंखों दे। तो उसमें मैं बताता हूँ कि वो इतना हो गया कि म्यू हॉस्पिटल का रास्ता वहाँ से 5 मिनट का भी नहीं है, ठीक है, एम्बुलेंस के ऊपर। और हमने तकरीबन आधे घंटे के अंदर वो सफ़र तय किया। जो मेरे साथ ड्राइवर था उसको वो जो भी हल्का था तो टुकड़ा कपड़े को, ये ईंट आती थी उसको भी वो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। वो मुझे कहता सर ये बहुत बड़ा खड्डा आ रहा है या इस तरह आ रहा है। तो मैंने कहा ज़हन में बैठ गया ना, जहन में वो सेंसेस में नहीं रहा, मतलब कि उसको वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो फिर उसको बता के म्यू हॉस्पिटल पहुँचे। तो ये एक वाक़या जो थे काफ़ी ज़िंदगी के अंदर एक गहरा असर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि कभी जहन में जाती नहीं, पूरी फिल्म घूम जाती है। बहुत दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं। मुझे ये पता, जब हम बात करते हैं एम्पूटेटेड, कटी फटी लाशें, इस तरह के जो बम ब्लास्ट में वाक़यात होते हैं, तो उनको फिर आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से कलेक्ट करते हैं, गुस्ल कैसे देते हैं, उनको आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और किस तरह से ये मामला तय पाता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हालात जो है ना काफ़ी ख़राब भी रहे। जब एक ऐसा वक्त भी था जब हर सिटी के अंदर तकरीबन दूसरे तीसरे दिन, जो बड़े सिटी थे पेशावर, लाहौर, तो यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे थे। तो इन दिनों ब्लास्ट ऐसे होते थे कि वहाँ मुझे आज भी याद है कि उनके जो गोश्त होता है ये उड़ जाता था और दीवारों के साथ लगा बिखरना इधर। तो ईदी अब्दुस्तार ईदी साहब ने ना हमें इतना ट्रेन कर दिया। मैंने ईदी साहब के साथ बड़ा काम किया हुआ है फील्ड के अंदर। तो वो इतना ट्रेन कर दिया कि हमें कुछ नहीं होता, गोश्त को पकड़ना, चादर में डाल देना, पकड़ इकट्ठा करना। जी बिल्कुल, ये मैंने ख़ुद से किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दफ़ा किया हुआ है। तो इकट्ठा किया, उसको बांधा और फिर उसको पुलिस की तहवील में दे दिया। फिर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। जो इस तरह की जिसका पता ही डेड बॉडी मुकम्मल है ही नहीं है, तो वो जो आपको पीसेस मिलते होंगे, इनको आप लोग कैसे क्या करते होंगे, उनका गुस्ल किस तरह देते हैं, क्या होता है? इन पीसेस को गुस्ल नहीं दिया जाता, इनको लेके हमने कफन के अंदर बांध के इनको दफना दिया जाता है। एज इट इज़ दफना दिया जाता है और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती? उसकी आइडेंटिफिकेशन होती ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं आप कि ब्लास्ट के अंदर एक डेड बॉडी है और उसके पीस हो गए हैं, छोटे छोटे पीस हैं, वो आपकी दीवारों के साथ मिल रहे हैं, वहाँ से खींच के उतार रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। जब ख़वातीन की लावारिस लाशों की बात की जाती है तो उनके हवाले से आपके पास क्या वाक़या आता है? ख़वातीन की ज़्यादातर जो डेड बॉडीज़ हैं वो सुसाइड होती हैं या उनको मार दिया जाता है, तशद्दुद ज़्यादा डेड बॉडीज़ होती हैं। और अभी जो हमें रिसेंटली हमारे पास जो डेटा है वो काफ़ी है, इस साल के 22 डेड बॉडीज़ हैं ख़वातीन की
जो हमने दफनाई भी हैं लाहौर में मिली लाहौर में, तो उनमें ज़्यादातर ड्रग का जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा। कहाँ से मिली, मतलब आपको किस तरह से खबर पहुंचती है, या आप लोग खुद से एक सर्च टीम निकल रही है? नहीं ऐसा नहीं। सर्च टीम एक मतलब एक सर्वे पे होती है, क्या ऐसा चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, ईदी फाउंडेशन का एक एमरजेंसी नंबर है 115 115। तो ये तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि ये ईदी का नंबर है, और ज़्यादातर तो वहाँ पे फिर हमें कॉल आ जाती है कि ये डेड बॉडी है और आप आ जाएं, इसको उठा के ले जाएं। और फिर ये भी है कि जितने भी पुलिस वाले हैं इनके साथ हमारा लाइसन होता है, तो ये भी कॉल करते हैं कि इनका सारा फोरेंसिक मुकम्मल हो गया, आप आ जाएं, इनको ले जाएं। तो फिर वो ख़वातीन हमें मिलती हैं, वो साफ पता चल जाए, फोरेंसिक हो रहा होता है तो उसमें पता चल रहा होता है कि ये डेड बॉडीज़ मर्डर ज़्यादा है, ड्रग है या कुछ और है, वो उस वक्त सारा पता चल जाता है। ये बताया, जब बच्चे की बात करते हैं, इन्फेंट बेबीज़, नौमौलूद बच्चे, उनमें बच्चियाँ या बच्चे, उनकी तादाद कितनी होती है और आप लोगों को कहाँ पे मिलते हैं? ये जो नौमौलूद बच्चों की डेड बॉडीज़ हैं, ये हमें ज़्यादातर कूड़ा करकट के जो ये ढेर होते हैं ना, वहाँ से मिलती है। कौन सी जगह हो सकती है? लाहौर की मुख्तलिफ, सब्ज़ादार हो गया, या आप कह लें जो पोश इलाके हैं उनके जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा गुजर बसर नहीं लोगों का नहीं है, वहाँ से मिलती हैं। तो वो होती हैं, वो सरेआम नहीं पड़ी होती हैं ऐसे कि वो शापर में बांध के, या इस तरह भी हुआ है कि ज़िंदा बच्चे को भी वहाँ पे फेंक के चले गए हैं, और हमने जाके वहाँ पे जो कुत्ते हैं, जानवर हैं, ये इनको खा रहे होते थे, कव्वे वगैरह, उनको वहाँ पे हटा के उसको रिकवर करके फिर हम लेके आए। आपको मालूम कैसे होता था? जैसे आपने जिंदा बच्चे का बताया कि आपने इसको बचाया कूड़े के ढेर से, जी, तो वो आपको किसने बताया? ये मोहल्ले वाले बताते हैं, किसी का गुजर हो गया वहाँ से, तो उसने कॉल कर दी 115 पे कि ऐसे ऐसे लग रही कि चीज़ पड़ी हुई है। तो फिर लोगों को होता है ना कि ये पुलिस का केस ना बन जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो खुद आगे नहीं बढ़ते, फिर वो कॉल की और इस तरह हो जाता है कि हम जाके फिर रिकवर कर लेते हैं, पुलिस को भी बता देते हैं साहब। तो ये बताएं, जो लावारिस लाशें हैं उनकी तदफीन पर कितना खर्चा आता है? हाँ जी, जो लावारिस डेड बॉडीज़ हैं, ईदी फाउंडेशन को 16,000 जो है ना, एक बॉडी दफनाने में इसका ख़र्च होता है। और जिस तरह हम बात करते हैं कराची की, तो वहाँ पर एक अमानती कब्रिस्तान है जी बिल्कुल, जो कि सिर्फ लावारिस लाशों के लिए। तो लाहौर में भी कोई ऐसा कब्रिस्तान है जो कि लावारिस लाशों के लिए है? इस पे मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बताता हूँ कि हमारे पास 2014-15 के अंदर एक अहाता लवारसा जो था, यानी कब्रिस्तान ईदी साहब को दिया गया था, और यहाँ पे हम बड़ी मेंटेनेंस के साथ डेड बॉडीज़ को दफनाते थे। एक बाकायदा एक अहाता था लवारसा के लिए, तो वो एक इशू बना लाहौर के अंदर, और इन्होंने वो अहाता ले लिया और या फुल हो गया, एक बड़ा अहाते तोड़े थे उसमें। इन्होंने कहा कि लवारिस डेड बॉडीज़ यहाँ ईदी नहीं दफनाएगा, फिर उन्होंने शहर खमोशा में कर दिया, फिर उन्होंने भी मना कर दिया। फिर अब हमें नहीं होती है वो डेड बॉडीज़, एक सगियाँ पुल है, वहाँ पे कब्रिस्तान है, और उसमें रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मखसूस जो है एक जिसमें तमाम लाहौर की डेड बॉडीज़ आ जाएँ, वो मखसूस कब्रिस्तान नहीं है। तो ये जिस अब कराची की मैं अगेन बात करती हूँ, लावारिस लाशें अगर दफना दी गई है और उसके बाद उसके घर वाले या किस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं या ढूंढ लेते हैं, और आप लोग भी बता देते हैं कि हाँ जी ये वही बॉडी है जो हमने कुछ अर्सा पहले दफनाई थी, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है फैमिली की तरफ से, तो फिर आप उसको कब्र खोद के दोबारा निकालते हैं या क्या मैनेजमेंट होती है उसकी? इसकी जो मैनेजमेंट है वो लीगल प्रोसेस है ये आगे सारा। जब एक दफ़ा डेड बॉडी दफनाई जाती है, हम जो डेड बॉडी दफनाते हैं वो भी पुलिस की निगरानी में, पुलिस की मदईयत में ही दफनाते हैं। पुलिस ही हमें बुलाती है कि इसको दफनाना है, वो फिर हम सारा प्रोसेस करते हैं। तो जब इस किसी वर्षा आ जाते हैं, जैसे बायोमेट्रिक का बीच में रहेगा, बायोमेट्रिक एक सिस्टम ऐसा है कि हम डेड बॉडीज़ का जितने भी डेड हाउस हैं लाहौर के अंदर, म्यू डेड हाउस हो गया, जना है, जर्नल है, तो इसमें लावारिस डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। तो हम जाते हैं वहाँ पे, हम जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनका बायोमेट्रिक ले लेते हैं। वो बायोमेट्रिक जो है हम नादरा को भिजवाते हैं, नादरा फिर हमें 1-2 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट देता है। जब वो रिज़ल्ट क्या होता है, उस बंदे की जो लावारिस डेड बॉडी है उसका मुकम्मल ट्री होता है, उसका एड्रेस होता है, उसके वर्षा के टेलीफोन नंबर भी होते हैं। तो फिर हम उन पे रब्ता करते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये
है फ़लाँ फ़लाँ बंदा है, ये यहाँ से मिला, इसकी डेथ होगी, यहाँ पड़ा है, तो आप इसको ले जाना चाहते हैं, या जो वो पुलिस के साथ रब्ता करके उनको ले जाते हैं। और ये अब ज़्यादा हो गया है। पहले ये रेयर किस्म के थे कि किसी का वर्षे को मिल भी जाता था ना, उसका वर्षा ढूंढ लेते थे। ये बड़ा रेयर होता था कि वो उसको मिलना और उसने आके आइडेंटिफिकेशन कर लेना और फिर ले जाना, ये बहुत कम था। अब ये हो गया सारा सिस्टम। अब ये उन्होंने जाना पुलिस के पास थ्रू मजिस्ट्रेट, उसकी डेड, अगर वो ले जाना चाहे अपनी डेड बॉडीज़ को अपने वर्षा उनके अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, उसको वहाँ पे दफनाना चाहता है, तो वो फिर थ्रू मजिस्ट्रेट जो है वो डेड बॉडी की कब्र कुशाई करवाएगा और उसके बाद फिर पुलिस उसको उसके हवाले की जाएगी। ठीक। ये भी सुनने में आता है कि जो अमानती लाशें होती हैं, हाँ, जब आप उन्हें दफनाते हैं तो आप बताते हैं ये अमानती लाश है, तो अगर उसको दोबारा निकालना तो वो उसी हालत में होती है। इसमें कोई किस हद तक हकीकत है? हाँ, ये तो मैंने भी सुना हुआ है बिल्कुल। जब अमानतन दफनाई हूँ डेड बॉडीज़, देखें इसमें बहुत सी जो डीपली चीज़ें वो भी आ जाती हैं। तो अगर एज ए मुस्लिम हम गुनाहगार भी हैं, हम एक अल्लाह को भी मानते हैं, फिर उस हिसाब से फिर उसका जो होता है वो होता है। लेकिन ज़्यादातर मानतन डेड बॉडीज़ जो हैं उसी हालत में मिल जाती है, दोबारा आप निकाल के इसको शिफ्ट कर रहे हैं, मिल जाती हैं। ठीक। ये बताइए, जब सर्द खानों की बात करते हैं तो कौन सी लाशें ऐसी जिन्हें सर्द खाने में रखना बहुत ज़रूरी होता है, और कौन सी लाशें जिन्हें सर्द खाने के बगैर भी अगर आप रखते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो वो ठीक रहती हैं? जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, देखें डेड बॉडीज़ का एक टाइम होता है कि अगर इसको आपने ठंडी जगह पे ना रखा तो ये अकड़ना शुरू हो जाती है और फिर स्मेल देना शुरू हो जाती है। एक टाइम लिमिट होती है इसकी। कोई भी डेड बॉडी है, एक तो डेड बॉडी है जो 3 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, वो तो ऑलरेडी मसक शुदा है, वो तो स्मेल दे रही है। लेकिन बॉडी है जो आपको फ्रेश, आपको कहीं से मिली है, आपने ला के उसको सर्द खाने में रखना ही रखना है। आप रूम टेम्परेचर पे उसको नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है कि अभी इसकी शनाख्त होनी है, बायोमेट्रिक होना है, पुलिस केस चल रहा है, सारा वो भी ढूंढ रहे हैं, तो जब वो इसको टाइम लगना है, तो जब ये इस तरह की डेड बॉडीज़ है उसको फिर सर्द खाने में लाजमी है। एक सपोज़ के एक मर्डर हो जाता है आमने सामने, उसके वर्षा भी पास हैं, तो फिर उस डेड बॉडीज़ का ये होता है कि वो पुलिस पे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और उसी वक्त पोस्टमार्टम करवा के उसके वर्षा के हवाले कर दी जाती है। ठीक है। ये बताएं, जिन लाशों को कीड़े खा जाते हैं, ये मस्क शुदा लाशें जो होती हैं, उनको किस तरह से उनको गुस्ल दिया जाता है? हाँ, इस तरह की डेड बॉडीज़ मिलती हैं बिल्कुल। जो मैं एक आपको वाक़या भी साथ बता देता हूँ। जी प्लीज़। हमारे पास ना CSS बैच जो है ना, वो भी कभी ट्रेनिंग करने आते थे, तो उसमें एक CSP ऑफिसर थी और उन्होंने कहा कि मैं लाइव ईदी का वर्क देखना है, ये डेड बॉडी को कैसे लेके जाते हैं या क्या है। तो हमें इकबाल टाउन में, ये काफ़ी पुराना वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो उनको मैंने क्या, हमें वो मिल ही गई, हमें कॉल आ गई, तो मैंने उनको कहा आ जाए, मेरे साथ ही आ जाए। हम वहाँ पे गए, गाड़ी ले गए वहाँ पे, और थोड़ा सा आगे गए तो स्मेल लाना शुरू हो गई। जो इंसानी बदबू है वो बहुत ख़तरनाक बदबू, सब डेड बॉडी की बदबू जो है, एक तो बहुत जल्दी पहचानी जाती है, और ये सब चीज़ों से गंदी स्मेल जो है वो डेड बॉडी की स्मेल है, इसका पता चलता, खड़ा नहीं हो जाता। तो क्योंकि ईदी के वर्कर्स जो है ना, ये इनको अब आदत है, इनको कुछ नहीं होता, ये चले जाते हैं। मैं उनके साथ साथ जा रहा हूँ, तो वो पीछे पीछे हटती कि मैंने क्या आए आपको दिखाते हैं डेड बॉडी, तो वो नहीं जा सकी। आम आदमी नहीं जा सकता, थोड़ा सा आगे गई, स्मेल इतनी थी कि वो वापस आ गई। लेकिन हमने जो है, मेरा स्टाफ और मैं जो है वहाँ पे गए हैं, उस डेड बॉडी के कानों नाकों में कीड़े वाइट कलर के चल रहे होते थे। वो ये बहुत हमने देखे हैं ऐसे। उसको फिर हमने पैक किया, उसको लेके गए। इस तरह की डेड बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं होता। कितनी देर तक कीड़े आ जाते हैं बॉडी पे? 2 दिन के बाद आ जाते हैं कि ऐसी खुले में पड़ी है, मतलब कि एक डेथ हो गई है, उसकी कैसी हालत में भी डेथ हो गई है, तो अगर नहीं फ़ौरन उसको देखेंगे तो वो कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं 3-4 दिन के अंदर। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया द डार्क रूम देखने के लिए। आज हमने बात की लावारिस लाशों के मैनेजमेंट के हवाले से, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उनको एग्जामिन कैसे किया जाता है, उनकी तदफीन कैसे होती है, और अगर लावारिस लाशों को
उनकी कोई फैमिली पहचान ले या उनकी कोई फैमिली उस हवाले से उसको आइडेंटिफाई कर ले, तो ईदी फाउंडेशन इस हवाले से किस तरह से मददगार साबित होता है ये भी हमने जाना। देखते रहिए द डार्क रूम, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़या है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि डार्क रूम से आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ। खुदा ना करे कि आपके प्यारों में से किसी के साथ भी कभी ऐसा वाक़या हो और किसी की भी तदफीन लावारिस लाश की हैसियत से हो। अपने प्यारों का ख्याल रखें। द डार्क रूम से मुझे दीजिए इजाज़त। बुशरा खान को फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।